Bismillahirrahmanirrahim. Students, we were discussing chapter 10. Half portion of this chapter we discussed yesterday. Today we are to cover its remaining portion, and the topic we have to start with, it is image formation by using lens. With the help of ray diagram, image formation कैसे होती है इसको हमने आज डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि हमने जो रेस पढ़ी थी वो कौन कौन सी टाइप की पढ़ी थी। ये बेटा देखें, पहली रे हमने पढ़ी थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और कन्वेक्स लेंस की सूरत में कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। कन्वेक्स लेंस में रिपीट कर रहा हूं। दूसरी रे जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर कर लेंस पे पड़ी थी और लेंस में से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तीसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई थी और वो सीधी गुजर जाती है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करती। इन तीन रेज में से हम कोई सी दो रेज को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रा कर सकते हैं। जैसे वो मुख्तलिफ किस्म की जो टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं वो ज़हन में रखना, जो कल डिस्कस हुई है। ये देखिए बेटे, ऑप्टिकल सेंटर जो कि लेंस का सेंटर होता है। इसके बाद ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये नेक्स्ट में आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस जो कि दोनों साइड पे होगा। उसमें लिखा 2f। 2f क्या है, ये फोकल लेंथ का डबल है, इधर भी है और दूसरी साइड पर भी। ये f का जो डिस्टेंस है o से, ये फोकल लेंथ कहलाती है और इस फोकल लेंथ को डबल करेंगे तो ये 2f आएगा, इसलिए f के साथ 2 लिखा, 2f। और बेटे आपको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था। ये जो 2f की पोजीशन है ये बिल्कुल वही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देता हूं। ये देखें, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये था ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद आपको बताया गया था प्रिंसिपल फोकस का। ये देखें, ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस। अब जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इस डायग्राम में 2f, ये 2f बेटे याद रखना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो है इसको क्या कहा था हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो O से लेकर 2f तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और f जो कि इसका सेंटर है और f से O तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। O से लेकर 2f तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, O से लेकर f तक फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको ये रिपीट की हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर रे डायग्राम कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है उसकी पोजीशन और उसकी नेचर को फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जिसमें पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लेंस की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की और जो फोकल पॉइंट्स हैं इनको शो कर देते हैं। ये देखें बेटे, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया गया। ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, इसके ऊपर हमने ये O के साथ, O ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस की पोजीशन है जिसके ऊपर लेंस को ड्रॉ भी कर दिया। ये डबल कन्वेक्स लेंस है जिसको ड्रॉ किया और इसी कन्वेक्स लेंस के जो इमेजेस बनेंगे, इसके जरिए जो इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस पे, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर O जो है ये लेंस की पोजीशन को शो कर है और ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। ये दोनों तरफ जो है वो फोकल पॉइंट्स शो किए हैं और फोकल पॉइंट्स जो कि फोकल लेंस हैं उनका डबल डिस्टेंस जो है वो भी दोनों तरफ 2f के साथ इंडिकेट कर दिया है। ये था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने बेटे 3 रेस पढ़ी। उन 3 में से आपने कोई सी 2 रेस यूज करनी है और इन 2 रेस को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो शो करेंगे। टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसमें से आती हुई रेस हमने यूज करनी है जो कन्वेक्स लेंस में से पास होकर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये आप देखें नेक्स्ट डायग्राम में कि इसमें से ये टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आ रही थी रेस और लेंस में से गुजरने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ऊपर इंडिकेट किया गया है। ये रेज, पहली रे जो है वो एफ में से पास हुई है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई है। आपको मालूम है कि जो पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, वो लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, तो ये रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। और दूसरी रे बेटे जो हमने यूज की है वो यूज की है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हैं, तो जनरली यही दो रेज यूज होती हैं, तीसरी की जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों रेज जो हैं आपस में देखें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की टॉप का इमेज बनेगा। टॉप का जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये दोनों रेज आ रही थी, उस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अब इसी तरह से इसकी टॉप के नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें से आने वाली रेज जो हैं ये इधर पीछे मीट करती जाएंगी और इधर तक, यहाँ तक जो है इस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स की जो रेज होंगी डिफरेंट पॉइंट्स से आने वाली, वो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट करेंगी और उस ऑब्जेक्ट के उन पॉइंट्स के इमेजेस बनते जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि इस प्रोसेस से इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये पूरा इमेज बन जाएगा। अब जो इमेज बेटे इस केस में बना है, इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। 2f से अवे, 2f जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन थी, तो उससे अवे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, उससे आगे रखा हुआ है। उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? 2f से पहले बन रहा है, यानी f और 2f के दरमियान बन रहा है। तो आप याद रखें, जब भी ऑब्जेक्ट 2f से अवे होगा, 2f से अवे होगा, तो उसका इमेज हमेशा दूसरी तरफ, लेंस की दूसरी तरफ f और 2f के दरमियान बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो ये इसकी पोजीशन थी जो आपने बता दी कि इसकी पोजीशन क्या f और 2f के दरमियान। दूसरी बात कि ये उल्टा है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट ऊपर को डायरेक्टेड है, इमेज नीचे को डायरेक्टेड है, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। ये देखें, ये टर्न इन्वर्टेड। और ये रेज चूंकि वाकई मीट कर रही हैं यहाँ पे और इमेज बन रहा है, और इस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, लिहाजा ये इमेज क्या है? रियल। रियल इमेज बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, जो उस जगह बनता है जहां पे रेस वाकई मीट कर रही होती है। तो ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। और इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि ये देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा था, इमेज का साइज छोटा है, तो स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट है। तो हमने एक्चुअली इसकी 4 फीचर्स बताई हैं इस इमेज की। जब ऑब्जेक्ट को 2f से अवे रखा था तो बनने वाले इमेज की 4 फीचर्स सुन लें। पहली फीचर क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन f एंड 2f, उसकी पोजीशन f और 2f के दरमियान है। दूसरी फीचर, ये रियल है क्योंकि रेज मीट कर रही है, वाकई मीट कर रही है यहाँ पे, और ये स्क्रीन पे ले सकते हैं, ये रियल इमेज है। तीसरी फीचर की ये इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर को, इमेज की नीचे को है, तो ये इन्वर्टेड है, यानी उल्टा बन रहा है। और चौथी फीचर बेटे इसकी क्या है? ये साइज में कंपेयर करके देखें ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो हमने यही फीचर्स हर केस में बतानी है। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें, नेक्स्ट बी पार्ट में देखें। ऑब्जेक्ट को जिसको पहले 2f से अवे रखा था, अब हमने 2f के ऊपर रख दिया है। अगेन इससे आने वाली वही दो रेज ली हैं, एक पैरेलल वाली और एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली। ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के टॉप जो उसका इमेज बना, इसी तरह इसके बाकी पॉइंट से आने वाली रेज ये पीछे फोकस हो रही हैं और उनके इमेजेस बन रहे हैं, तो पूरे ऑब्जेक्ट का ये पूरा इमेज बना है। और लोकेशन आप देखें, अगर 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी 2f के ऊपर बना है। अब इसके हम फीचर्स को देखते हैं। पहली फीचर इसकी पोजीशन की, कि ऑब्जेक्ट अगर 2f के ऊपर था तो उसका इमेज भी लेंस की दूसरी तरफ 2f के ऊपर ही बन रहा है। दूसरी फीचर, ये रियल है क्योंकि रेज मीट कर रही हैं, जहां पे मीट कर रही है रेज, इसलिए ये रियल इमेज है। तीसरी बात, ये इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट देखें ऊपर को सीधा है और ये नीचे को है डायरेक्टेड, तो ये इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है। चौथी फीचर के साइज को देखें, कंपेयर करिए, इक्वल इन साइज है, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट है। तो बेटा याद रखें, जब भी ऑब्जेक्ट को हम 2f के ऊपर रखेंगे, यानी फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे रखेंगे, तो उसका इमेज लेंस की दूसरी तरफ जो बनेगा वो कैसा होगा? 2f के ऊपर बनेगा, वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट होगा। ये इसके फीचर्स होंगे। अब हम थर्ड केस लेते हैं। हमने इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखा। f और 2f के दरमियान जहां भी आप ऑब्जेक्ट को रखें, ये देखिए वही दो रेज यहाँ भी यूज की हैं हमने,
और अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2f से अवे बन रहा है। तो बेटा देखें ये पहले वाले केस को उल्ट नहीं हो गया। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमने 2f से अवे रखा था, इमेज उसका f और 2f के दरमियान बना था। अब हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखा है तो इमेज उसका 2f से अवे बन रहा है। अब इसकी फीचर्स को देखें। पहली आपने पोजीशन बताई कि इमेज जो है वो 2f से अवे बना है, इमेज इज लोकेटेड अवे फ्रॉम 2f। दूसरी बात कि ये रियल है क्योंकि रेज मीट कर रही है। तीसरी बात कि इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऊपर को डायरेक्टेड है, इमेज नीचे को डायरेक्टेड है। और तीसरी फीचर होगी इन्वर्टेड की, और चौथी फीचर इसका साइज कंपेयर कर। ऑब्जेक्ट के साइज से आप देख रहे हैं ये बड़ा, तो लार्जर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट, लोकेशन अवे फ्रॉम 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट। चौथा केस बेटे देखें, जब हमने ऑब्जेक्ट को f के ऊपर रखा यानी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा है, तो उन्हीं दो रेज को यूज करते हुए हम इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेज होती हैं दे बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल, तकरीबन वो पैरेलल सी हो जाती हैं और इतना वो जल्दी आपस में मिलती ही नहीं है, इसलिए हम स्क्रीन के ऊपर इस इमेज को ड्रा नहीं कर सकते। ये इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा। और चूंकि ये बन सकता है इसलिए हम इसको रियल इमेज कंसीडर करेंगे, और लार्जर इन साइज होगा देन द ऑब्जेक्ट, और लोकेशन इसकी क्या है, इन्फिनिटी है, और ये इन्वर्टेड होगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसके फीचर दोबारा सुन लें, इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा बनेगा, वेरी लार्ज होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल होगा, और एट इन्फिनिटी बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रख दिया तो फिर इमेज कहां बनेगा। तो बेटे इस केस में जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये रेज जो है ये डाइवर्ज आगे से सेपरेट होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है, तो ये रेज कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ये रेज चूंकि डाइवर्ज हो रही हैं, सेपरेट होती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं इधर। लेकिन अगर इनको हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहां पर क्या होगा, इमेज बनेगा लेंस के, यानी उसी तरह बनेगा जैसा ऑब्जेक्ट है। हम जो लेंस को, कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं वो बिल्कुल यही केस है। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे जो लेंस का यूज है वो यही होता है कि हम ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ले आते हैं, लेंस को ऊपर नीचे मूव करके। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में आता है तो उसका इमेज उसी डायरेक्शन में हमें पीछे मिलता है ना, लेंस के नीचे हमें इमेज नजर आता है और वो बड़ा होता है। अब इस इमेज के फीचर्स को देख लें। इमेज जो है इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट वाज देयर। दूसरी बात कि ये वर्चुअल है क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसलिए ये वर्चुअल है। ये रेज वाकई यहाँ पे मीट नहीं कर रही, रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ से आती हुई महसूस हो रही। नेक्स्ट कि ये इरेक्ट है यानी सीधा है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही है। और चौथी फीचर कि ये मैग्नीफाइड है, इट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में ये बड़ा है। ये हमने डिफरेंट केसेस देखे कि इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस से कैसे होती है। डिफरेंट पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। पहले हमने कहाँ रखा था, हमने 2f से अवे रखा था, फिर हमने 2f के ऊपर रखा, फिर हमने f और 2f के दरमियान रखा, उसके बाद हमने f के ऊपर रखा, और बाद में हमने ऑप्टिकल सेंटर और f के दरमियान रखा। बनने वाले इमेजेस जो हैं उनकी हमने पोजीशन और उनकी बाकी फीचर्स जो हैं वो स्टडी की। अब हम देखते हैं कंकेव लेंस की सूरत में। तो बेटा कंकेव लेंस की सूरत में याद रखें आप ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दें, लेंस के पीछे जो है जिधर मर्जी रख दें, जिस भी पोजीशन पे रखें, 2f से अवे रखें, 2f के ऊपर रखें, f और 2f के दरमियान रखें, f के ऊपर, f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जहां भी रखें, इसका इमेज हमेशा जो बनेगा वो वर्चुअल होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहली रे लिए जो पैरेलल आ रही थी डाइवर्ज हो गई है, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई महसूस हो रही है। ये फीचर आप कल देख चुके हैं रेस की। दूसरी रे हमने लिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर सीधी गुजर जाती है। तो ये दोनों रेस यानी ये वाली रे पीछे जो एक्सटेंडेड है डॉटेड लाइन वाली ये, और ये वाली रे जो है सॉलिड लाइन से शो की, ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ये जो आप इमेज देख रही है हमेशा छोटा होता है, ऑलवेज वर्चुअल होता है, और ऑलवेज इरेक्ट होता है, और ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस बनेगा ऑन द साइड ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज देयर। क्या लेंस की जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा ये उसी तरफ बनेगा
फीचर्स दोबारा सुन लें, हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट होगा। बेटे फिर मैं बता रहा हूं, कंकेव लेंस की सूरत में आप ऑब्जेक्ट को जहां भी रखें, लेंस से जितना भी फासले पे रख लें, इसका जो इमेज है वो हमेशा कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के दरमियान। पोजीशन याद रखनी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट जो है, ये प्रिंसिपल फोकस के दरमियान बनेगा। ये हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, ऑलवेज ये क्या होगा, छोटा होगा, और ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज। बेटे अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी बेटे। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमारा आई जब हम कोई चीज देखते हैं तब हम जैसा लाइक अगर हम ज्यादा क्लोज बैठ के टीवी या कोई भी चीज देखते हैं तो हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो सर फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं अक्सर मैंने देखा है कि दोनों आईज का डिफरेंट नंबर होता है, हालांकि हमारा आई लेवल फेस सब कुछ बराबर होता है कि लाइक एक ना बंद करके देख रहे होते हैं, लेकिन फिर ये क्यों मसला आता है? बेटे देखिए, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अब कौन सा ऑर्गन कितना अफेक्ट हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है, और दोनों ऑर्गन्स जो हैं इनकी ग्रोथ का पैरेलल होना ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो है कि स्ट्रेंथ में आप देखते हैं जैसा राइट साइड और लेफ्ट साइड जो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है, आप जिस साइड का मसलन ये होता है कि दैट इज पुट टू मोर यूज गेट्स मोर डेवलप्ड, क्योंकि ये सोमैटिक जो है बॉडी पार्ट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं चीजें। तो सोमैटिक पार्ट जो है जिसको जितना यूज किया जाए उतना उसमें डेवलपमेंट आती है। तो चूंकि स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क होता है, अब आपकी आइज जो है दोनों में से जो आइज ज्यादा अफेक्ट हुई है, लाजिम बात है कि उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन दोनों आइज का आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर एक आई आपके जो है फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता कोई डैमेज होती है कहीं किसी न किसी सूरत में, तो जरूरी नहीं कि उसके डैमेज होने की वजह से दूसरे भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आई जो है उसका कौन सा हिस्सा मुतासर हुआ है, रेस से हुआ है या जिस भी वजह से हुआ, ये रीजन होती है। और सर मैंने एक और भी बात पूछी थी कि लाइक अगर हम किसी चीज को दूर से देख लें, लाइक एक नाइट बल्ब ले लें, अगर हम उसको अपनी एक आंख बंद करके देखते हैं तो उस पोजीशन अगर हम अपनी हाथ से फिट करते हैं तो हम जब वो वाली जिस आंख से खोली होती है उसको जब बंद करते हैं तो दूसरी खोलते हैं और पोजीशन वही रहती है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। लाइक ऐसा लगता है जिससे अगर थोड़ा सा राइट साइड को था तो वो लेफ्ट साइड को लगता है, अगर लेफ्ट साइड को था तो राइट साइड को लगता है। तो ये क्या है? जी बेटे आपको शायद याद हो, मैंने पैरेलैक्स एरर में थोड़ा सा आपको बताया था कि आपने आइज को जो है वो बिल्कुल सीधा रखना होता है। आपको डायग्राम के हवाले से याद है कि मीटर आर्ट के ऊपर जो मेजरमेंट हम ले रहे थे, तो एक आपने वैल्यू देखी थी कि 5 सेंटीमीटर आ रही थी जब बिल्कुल सीधा देख रहे थे। जब हम एक साइड से देख रहे थे, मसलन राइट साइड पे देखते थे, वो 4.9 आ जाती थी। जब हम लेफ्ट साइड से आंख को करके देखते थे तो वो 5.1 आ जाती थी। ठीक है, अब रीडिंग तो सेम थी, नहीं उस जिस चीज को हम मेजर कर रहे थे उसकी लेंथ जो है, उसका जो एज है वो तो मीटर आर्ट के ऊपर एक ही जगह पे था, लेकिन जब हम आई की पोजीशन को चेंज कर रहे थे तो हमें उसका जो एज है उसकी पोजीशन चेंज लग रही थी, चेंज नजर आ रही थी। कभी जो है वो थोड़ा सा आगे नजर आ रही थी, कभी पीछे नजर आ रही थी। तो ये बेटे आई की क्या है, पोजीशन। अब दोनों आपकी आईज जो है उनके दरमियान डिस्टेंस है। जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस से आप एक आंख से देख रही हैं, उसकी पोजीशन और है, उस पोजीशन उस आंख ने जो डाटा आपके दिमाग को दिया है, आपका दिमाग ऑब्जेक्ट को उस डाटा के मुताबिक वहां पे फील कर रहा है। जब आपने उस आंख को बंद कर दिया और दूसरी आंख से देखा, अब दूसरी आंख पहली आंख से थोड़ा सा फासले पे है, इसने जो डाटा देना है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब आप फिर रिकॉल करें उस चीज को जब आपने उसकी रीडिंग को देखा था, जैसे वो प्लास्टिक की प्लेट थी जिसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे थे कि उसकी रीडिंग आपके पास 2 आ रही थी, हालांकि रीडिंग तो एक ही थी, एक्यूरेट रीडिंग जो है वो 5 थी,
लेकिन आई की पोजीशन को चेंज करने से वो डिफरेंट रीडिंग्स आ रही थी। तो ये भी बेटे बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी दोनों आंखों के दरमियान फासला है, हर आंख की जो अकोमोडेशन का एरिया है वो दूसरी से डिफरेंट होता है, इस वजह से वो पोजीशन में फर्क आता है। जी बेटा। सर मैंने आपसे एक और बात पूछी थी। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जिनकी ना आई बॉल लाइक उनकी वो बात सामने देख के कर रहे होते हैं लेकिन उनकी आई बॉल मूव हो जाती है। अक्सर बच्चे इस तरह होते हैं जिनकी लाइक आई बॉल अगर वो सामने किसी से बात करें तो उनकी आई बॉल्स हैं वो राइट तरफ को लेफ्ट इस तरह हो जाती है। मैंने बहुत से इस तरह देखे हैं। बेटे से मसल्स होते हैं आई के अंदर जो है वो मसल्स होते हैं, सीलियरी मसल्स होते हैं। ये मसल जो है उनकी मूवमेंट होती है, अब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, वो आई बॉल को मूव कर सकते हैं। अब कुछ के अंदर कुछ पर्सन्स में ये ज्यादा मूवमेंट होती है तो काफी जो है वो साइड पे आई बॉल को घुमा सकते हैं, दूसरे जो उनमें कम होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा फर्क होता है, मसल्स की वर्किंग है उसका फर्क होता है। सर एक और भी बात पूछनी थी जी। कि जब अगर हमारी सिर्फ एक आई सिर्फ अगर हमारी डैमेज नहीं मतलब अगर एक आई हमारे की नजर वीक हो गई है जी सिर्फ एक साइड की जी तो फिर उसकी कैसे लाइक उसके लेंस डलते हैं या फिर उसकी ग्लासेस स्पेशल काइंड की? बेटे अब ये डिफेक्ट पे डिपेंड करता है कि डिफेक्ट कौन सा है। अगर लेंस का डिफेक्ट है तो लाजिम बात है कि लेंसेज ही यूज होंगे उसको करेक्ट करने के लिए। अगर कोई वैसे कोई थोड़ा सा एरर है उसके अंदर, कोई और प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है कि उसके लेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करेगा कि आई के अंदर डिसऑर्डर कौन सा था। तो ये जब डॉक्टर चेक करेगा उसको डायग्नोज करेगा तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीट करेगा। जी बेटे, कोई और क्वेश्चन है आपका? जी बेटे। सर मेरे 3 क्वेश्चन है सर। जब ना रात में सोते जीरो बल्ब की ना तरफ मैं अगर आँख मतलब बंद भी नहीं होती, बंद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं करता जान के। सर ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े ना स्पेक्ट्रम के कलर्स नजर आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम के कलर आपको नजर आते हैं थोड़े थोड़े? अच्छा ठीक है। यस। देखें बेटे, आई के अंदर फ्लूइड पैदा होता है, ग्लैंड्स होती हैं जो कि फ्लूइड पैदा करती हैं, और उस फ्लूइड का काम होता है आई की सरफेस को, आई बॉल को वेट रखना, ताकि उसके ऊपर से जो आईलेट की मूवमेंट हो रही है तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, वहां पे फ्रिक्शन ना हो, फ्री मूवमेंट हो सके। अब वो जो फ्लूइड है क्योंकि उसमें पानी है, तो उस पानी के अंदर से जब वो लाइट रेस पास होती हैं तो वो पानी उन लाइट रेस की क्या करता है, डिस्पर्शन कर देता है। जैसा कि आप बारिश के बाद आसमान पे रेनबो देखते हैं ना, वो बारिश के कतरों में से लाइट के गुजरने से लाइट डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कलर्स के अंदर, तो इस वजह से आपको वो रेनबो नजर आती है। तो ये भी जो आपको कलर्स नजर आते हैं ना, कलर टेंसी नजर आती है, तो वो उस पानी के अंदर से जब रेस पास हो रही है तो डिस्पर्स हो रही है। जी बेटा। सर जैसे ना हाथ रखा है मैंने मतलब लाइट के आगे, मैं बैठा हूँ, मैंने आगे हाथ रख दिया आपकी आंखों के आगे जी। सर, और फिर ना मैं अपने हाथ को गौर से देखूं ना तो ऐसा लगता है कि मैं ना अपने ना हाथ के अपार देख रहा हूँ लाइट को। अच्छा देखिए, असल में लाइट रेस जो है वो आपके हाथ के, आपके फिंगर्स जो हैं उनको इल्यूमिनेट करती हैं, उनमें से पास हो रही है ना, रेज अंदर से पास हो रही हैं, तो आपका हाथ जो है इसलिए उसको लाइट रेस ने क्या इल्यूमिनेट किया हुआ है। असल में वो लाइट रेस तो चूंकि पास हो जाती है ना, लाइट रेस अंदर से पास हो रही हैं, कुछ ना कुछ, सारी के सारी नहीं पास होती, क्योंकि ये जो आपका हाथ है ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट हो जैसे ग्लास होता है तो आपको उसके आर पार मुकम्मल नजर आता है, ये मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये मुकम्मल तौर पे ओपेक भी नहीं है। अगर ओपेक होता तो आपको इस तरह से ब्राइटनेस नजर ना आती। जैसे कि ब्लैक कलर है, जो ब्लैक कलर है वो सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब आपका जो हाथ का कलर है
उसके अंदर क्या है, चूंकि ब्लड है, रेडिश कलर है, तो रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, रेड कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी कलर ऑब्जर्व हो रहे हैं, रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है ब्लड के रेड कलर की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इस वजह से असल में आपको वो रेड कलर नजर आ रहा है, लाइट का सिर्फ एक कलर नजर आ रहा है। हाँ जी, और क्वेश्चन आपका? सर जैसे मैंने भी बताया, अगर मैं यही करते हुए ना आंख बंद कर लूं, तब लाइट जरा भी नजर नहीं आती। मतलब एक आंख बंद कर ले तो ऐसा लगता है लाइट पास नहीं हो रही, और अगर दोनों आंखें खुली रखूं तो ऐसा लगता है लाइट पास हो रही। बेटे देखें, दोनों आंखों से आपको डबल सेट मिलता है, 2 सेट इंफॉर्मेशन के मिलते हैं, और एक आंख से आपको जो है वो हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है, और फर्क नहीं है, आपको रिजल्ट दोनों सूरतों में मिलेगा, लेकिन दोनों आंखों से देख रहे हैं तो डबल रिजल्ट मिलेगा। जैसा कल मैंने आपको बताया था, बाइनोकुलर जो होता है वो टेलीस्कोप की निस्बत आपको अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों रिजल्ट देता है? कि आप दोनों आंखें यूज कर रहे होते हैं। सर ये ना एक बच्चा देखा था, वो अपनी ना आई बॉल्स बाहर निकाल लेता था। आई बॉल बाहर तो नहीं निकल सकती, लेकिन मूव कर सकती है। सर मतलब जो स्किन सर निकाल लेता था सर, ब्लैक वाली नहीं सर, मतलब पूरी वो व्हाइट वाला भी ब्लैक भी। बेटे आई बॉल का ये होता है कि साइज कुछ का ज्यादा बड़ा होता है, और आंखें जो है वो बल्जिंग होती हैं, बल्जी सी होती हैं, उभरी आंखें होती हैं। तो वो जब आंखों को यूं मूव करते हैं या ज्यादा खोलते हैं तो आपको ऐसे लगे कि अब आई बॉल उसने बाहर निकाला। आई बॉल असल में बाहर नहीं आता, मसल्स के जरिए अटैच होता है। ओके जी बेटे, आपके क्वेश्चंस और बच्चों के भी हैं, मैं पूछ लेता हूं। अब मीटिंग जैसे एंड होगी आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। हमने बाकी टॉपिक्स हैं, आई का है और कैमरा का है, ये 2 ही टॉपिक हैं आगे, इनको हमने कंप्लीट करना है बाद में। आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। जी बेटा। सर कुछ दिनों पहले ना लाइक मेरे ना आँख में बैठी हुई थी, तो आँख के अंदर ना अचानक से इतना एक मॉस्किटो ना की हिट किया, तो जो आँख के अंदर जो पानी था उसके अंदर ना शदीद किस्म की ना बहुत ज्यादा जैसे स्पाइसी पूरी बहुत ज्यादा ना लाइक उसके अंदर जलन सी होना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद ना मैंने पूछा मम्मा से भी कि ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी जो आँख का पानी है फ्रीज हो जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? आँख का पानी फ्रीज हो जाता है? नहीं, जो उसके अंदर जाके चीज हिट करती है वो उसको फ्रीज कर देता है, वहीं पे यानी रोक देता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा बेटे, ऐसे होता है कि अगर आई की कोई इन्फेक्शन होती है ना, तो उस इन्फेक्शन वगैरह की सूरत में कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो और उसके अंदर सेक्रेट होते हैं, और वो सब्सटेंसेस जब वो उस फ्लूइड के अंदर पैदा हो जाते हैं तो उनकी वजह से वो फ्रीज होता है। हर केस में ये फ्रीज नहीं होगा, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो वो फ्रीज नहीं होगा, वो सॉलिड सा बन जाता होगा, सॉलिड हो जाता है। तो उसका सॉलिड होना किस वजह से? अदर सेक्रीशंस की वजह से। जब कुछ और सेक्रीशन साथ शामिल हो जाएं तब वो सॉलिडिफाई होता है, वरना नहीं होता। और सर मैंने ये भी पूछना था कि कुछ अर्सा पहले ना लाइक हमारे फैमिली में एक है, उसका ना उसकी आंखों का कलर ना लाइट ब्राउन था, उसकी आईसाइट वीक हो गई, डॉक्टर ने उसको कहा कि आप लेंस लगाएं, उसने लेंस लगाया, अब उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों होता है? बेटे जिस कलर का लेंस लगाया उसकी आई का कलर चेंज होना ही था। नहीं सर, आईसाइट कलर सॉरी आईसाइट वाले के लेंस पे विदाउट कलर थे। नहीं, आप अगर वो लेंस को उतार लेती है, जो कि ये लेंस रिमूवेबल होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं, तो फिर उसका कलर आपने देखा है? जी। फिर भी कलर में चेंज आपको नजर आती है? सर बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो उसने देखो मेडिसिन तो नहीं यूज की कोई भी नहीं की, अब तो उसके लेंस गए, मेडिसिन भी यूज नहीं की, सिर्फ लेंस का यूज किया है। तो फिर देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन में जो है, कुछ ऑब्जर्वेशन में डेफिशिएंसी हो सकती है कि देखो कोई उसमें चेंज का सोर्स नहीं है, ना कोई डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की है, ना डॉक्टर ने कोई दवाई दी है। हाँ बेटे, एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट का इफेक्ट उसको मैं कह सकता हूँ। अगर रियली ऐसे है तो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। और ये आई का कलर चूंकि जीन्स के कंट्रोल में होता है, जीन्स में चेंजेस आ सकती हैं, जैसे रेडिएशंस वगैरह की सूरत में, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से अगर कोई जीन्स में चेंजेस आई है ना, तो फिर हो सकता है ऐसा।
सर उसने ना यानी डॉक्टर से पूछा था ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा था कि ना आप ज्यादा यानी टीवी मोबाइल अगर इस्तेमाल करिए तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और सर साथ में मैंने ये भी पूछना था कि हम लोग देखते हैं कई बच्चों की छोटे छोटे आई कलर ग्रे ग्रीन इस तरह का होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उनका कलर तो ये भी इन्वायरमेंट की वजह से होता है। हाँ जी, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। स्किन कलर को देखें, बच्चे का कलर जो है उसमें चेंज आती है, तो ये एनवायरमेंट का इफेक्ट जरूर होता है। जीन्स की डेवलपमेंट भी होती है और एनवायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। बेटे वैसे आपके क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड जैसा नहीं है तो आप अगर लेक्चर के एंड पे कर लें तो ज्यादा बेटर नहीं है। बाकी बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, एक ही बेटे का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये आप पूछ लें क्योंकि आप मीटिंग का टाइम थोड़ा है। जी बेटे। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि सर अगर एक लेंस की लिमिट 2 डेज की है तो अगर वो बंदा 4 डेज लगा ले तो उससे आई कोई लॉस है? लेंस की बात कर रहे हैं? जी सर। देखिए, लेंस की अगर आपको डॉक्टर ने कुछ लिमिट दी है तो आप बेहतर है कि उसको उस लिमिट में यूज करें। अदरवाइज ये है कि उस लेंस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस जो हैं आपके आई बॉल को अफेक्ट करेंगी। और सर अगर आप लेंस पे आके सो जाएं तो फिर सर उसका भी नुकसान है? बेटे लेंस जो है अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे आपने कहा कि टाइम ओवर उसका हो जाता है यूज का या वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती तो वो लेंस आपको डैमेज कर सकता है, आई के अंदर कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर यू शुड यूज इट। ओके, थैंक यू सर। और को है क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा आउट। ठीक है, अभी मीटिंग जो है वो एंड होगी और इसके बाद आप लोगों ने फौरन ज्वाइन कर लेना है क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने डिस्कस करने हैं। जी बेटे नेक्स्ट। सर मैंने आपसे पूछना था कि जिस तरह इन्होंने ये बच्चे ने बात की थी लेंस की, सर अगर लेंस जिस तरह लेंस अगर हमने आई में लगाए हुए तो क्या वो टूट भी सकते हैं इस तरह? देखिए, अगर कोई फिजिकल इफेक्ट हुआ है, फिजिकल को प्रेशर वगैरह उनके ऊपर हुआ है, वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी बेटे हमने जब लेंस के जरिए इमेज फॉर्मेशन को देख लिया है कि डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज कैसे बनता है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कैमरा और ह्यूमन आई के अंदर कैसे होता है। तो हमने बेटे ये जो पहले देखा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखते हैं फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंसेस की सूरत में, क्योंकि अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बना था। अगर हम फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वो हमेशा रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बनता है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये देखें, ये वाले केसेस हैं, इमेज दूसरी साइड पे बन रहा है। यहाँ भी देखिए, इस केस में फोकल लेंथ के ऊपर रखा हुआ है हमने प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फोकस से कहा दूर रखें, जैसा ये दूर रखा, इमेज देखिए दूसरी साइड पे बना, इन्वर्टेड है। यहाँ ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से दूर रखा है, ये भी फोकल लेंथ से दूर है, तो इमेज लेंस की अदर साइड पे बन रहा है, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और वो रियल इमेज होता है। तो ये चीज आपको बताते हुए ये बताना है यहाँ पे कि आई के अंदर और कैमरा के अंदर जो इमेज बनता है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। आईज में, ह्यूमन आई में और कैमरा के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है। अब हम कैमरा और आई की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन जो है इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें पहले बेटा है कैमरा। कैमरा जो है ये देखें एक बॉक्स की शक्ल में होता है और इसके अंदर इसके जो फ्रंट साइड है यहाँ पे ये लेंस लगा हुआ है। कैमरा के ये इंटरनल सेटअप को यहाँ राइट साइड पे शो किए गए, एक्सटर्नली तो आपको कैमरा इस फॉर्म में नजर आता है और इंटरनल उसका सेटअप ये है। इसकी फ्रंट साइड पे ये कैमरा लगा हुआ है। अब ये इस कैमरा के फ्रंट साइड पे क्या है, लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा गया हो तो ये उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ इस सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर बनाता है जो कैमरा के अंदर लगी होती है। इसी इमेज को डेवलप करके जो है
बाद में कोई भी पिक्चर है तो वो हासिल की जा सकती है। इस बनने वाले इमेज को जब डेवलप करेंगे तो हमें वो पिक्चर मिलेगी जिस ऑब्जेक्ट की वो बनाई गई थी, ड्रॉ की गई थी। अच्छा, अब इसकी वर्किंग को देख लें। जैसा मैंने बताया कि कैमरा की जो फ्रंट साइड है इसमें क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। और बेटे कैमरा के अंदर सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के जरिए हम इस लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। किस लिए? इस ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प हासिल करने के लिए, क्लियर इमेज लेने के लिए इसके अंदर क्या है, सिस्टम होता है। कैमरा के अंदर का सिस्टम होता है जिसके जरिए हम लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं ताकि क्लियर इमेज हासिल कर सकें। इसके बाद इसमें जो बाकी चीजें वो देखें क्या है। ये इसमें डायफ्राम होती है, ये आप देखें अंदर को एलिवेटेड फॉर्म में थोड़ा सा शो किया। लेंस के पीछे ये डायफ्राम है, ये सर्कुलर फॉर्म में होती है और इसके जो अंदर सुराख है उसको अपर्चर कहते हैं। ये देखें, ये अपर्चर जो शो की है, ये जो अपर्चर होता है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल यहाँ पे जो है एक रिंग बटन सा होता है, उसको घुमाकर हम इस अपर्चर का साइज जो है उसको कम या ज्यादा कर लेते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम इसको खुद एडजस्ट करते हैं। डायफ्राम के अंदर जो सुराख है उसको क्या कहते हैं, अपर्चर। और अपर्चर का साइज जो है उसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है शटर, यहीं पे शटर होता है। ये शटर क्या है, स्क्रीन सी होती है और ये मोमेंटरली जो है लम्हा भर के लिए इसने खुलना होता है और लाइट उस वक्त कैमरा में एंटर होती है जिस वक्त ये खुलता है। ये एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ओपन होता है। ये देखिए बेटे, ये कैमरा के ऊपर ये जो बटन लगा हुआ है, आप जब इस बटन को पुश करते हैं नीचे तो ये शटर उस वक्त खुलता है और उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो लेंस में से पास होकर स्क्रीन पे पड़ती हैं और उनका इमेज बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। अब ये जो शटर है इसने कितने ड्यूरेशन के लिए खुलना है, या इसकी हम कह रहे हैं कि स्पीड कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो कैसे कंट्रोल होती है। तो बेटे वो इस डायफ्राम का जो साइज हमने अपर्चर का कंट्रोल किया होता है ना, पहले से सेट किया होता है, इसके साथ रिलेटेड होती है। अगर हमने इस अपर्चर का साइज थोड़ा रखा हो तो ये जो शटर होता है बटन प्रेस करने से ये ज्यादा देर के लिए ओपन होगा, यानी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ओपन होगा। और अगर हमने इसका अपर्चर का साइज बड़ा रखा हुआ है तो ये बेटे बड़ी तेजी से ओपन होकर बंद हो जाएगा। सेकंड के बहुत ही कम फ्रैक्शन जो है उस हिस्से में ये खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये शटर जिस वक्त खुलेगा लाइट उसी वक्त एंटर होगी कैमरे में और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर बनेगा। अब बेटे दोबारा देख लें कि कैमरा क्या है, एक बॉक्स की शेप में है, इसकी फ्रंट साइड पे लेंस लगा हुआ है, लेंस के पीछे क्या है, ये डायफ्राम है जिसके अंदर सुराख जो है उसको हम अपर्चर कहते हैं। इस अपर्चर का साइज हम खुद कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक रिंग टाइप बटन सा होता है, उसको घुमाकर हम इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ पीछे एक स्क्रीन होती है जिसको हम कहते हैं शटर। इस बटन के साथ उसका ताल्लुक है, उस शटर के खुलने और बंद होने का जो ताल्लुक है वो इस बटन के साथ है। जब हम बटन को पुश करते हैं, नीचे प्रेस करते हैं तो वो शटर खुलता है। अब वो शटर कितना स्पीड से खुलेगा या कितना स्लो खुलेगा तो बेटे मैंने ये बताया कि ये अपर्चर के साइज पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपर्चर का साइज थोड़ा रखा हुआ हो तो वो जो शटर खुलता है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए खुलेगा, लेकिन ज्यादा भी क्या, वो सेकंड का एक हिस्सा होगा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होगा। लेकिन अगर हमने इसका साइज अपर्चर का ज्यादा रखा हुआ है तो फिर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बहुत ही थोड़े इंटरवल के लिए जो है ओपन होगा और फिर बंद हो जाएगा। वो फ्लैश शब्द इसमें आप देखते हैं कि जब हम बटन को पुश करते हैं तो क्लिक की साउंड आती है, पिक्चर जब बनती है क्लिक की साउंड होती है, और जैसे क्लिक की साउंड है तो वो पिक्चर लेने वाला जो वो कैमरा हटा लेता है पीछे, क्योंकि उसके बाद कैमरा का कोई रोल नहीं रहता। जैसे वो क्लिक की साउंड आई है, ये शटर के ओपन होने और बंद होने की वो साउंड होती है, यानी उसी क्लिक के दौरान ये ओपन भी हुआ और बंद भी हो गया, और बिल्कुल उसी लम्हे लाइट एंटर होती है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हैं वो लेंस से पास होने के बाद स्क्रीन पे पड़ती है और इमेज बन जाता है। नेक्स्ट बेटे हम आई को देखते हैं। ह्यूमन आई जो है इसका साइज तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, इसका स्फेरिकल फॉर्म में होती है, इसका साइज तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर।
इसकी जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है ये स्क्लेरा कहलाती है। ये मेंशन की स्क्लेरा, ये थिक होती है और हार्ड होती है। सबसे बाहर वाली बाउंड्री स्क्लेरा है, थिक है और हार्ड है। ये आई को प्रोटेक्ट करती है, इनर पार्ट्स को। इस स्क्लेरा का वो हिस्सा जो आंख के सामने होता है, इन द फ्रंट ऑफ द आई, ये ट्रांसपेरेंट है और इसको कार्निया कहते हैं। ये देखिए लेबल किया उसको कार्निया के साथ, ये कार्निया होता है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब इस आई की जो सेकंड लेयर है वो बेटी होती है कोराइड। यहाँ पे आपके मेंशन नहीं है इस बुक में। सेकंड लेयर इसकी जो मिडल लेयर होती है वो कोराइड। इसकी टोटल 3 लेयर्स हैं। बाहर वाली स्क्लेरा, दरमियान वाली कोराइड, CHOROID, कोराइड, और जो इनर लेयर है वो रेटिना। ये 3 लेयर्स हैं। तो मैं सेकंड लेयर की बात कर रहा हूँ जो कोराइड है। इट रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में बहुत ज्यादा होती हैं और इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आई के डिफरेंट पार्ट्स को। इस कोराइड का वो हिस्सा जो आंख के सामने होता है, ये कलर्ड पार्ट है आई का, इसको आयरस कहते हैं। ये बेटे ये शो किया हुआ है, ये ऊपर और नीचे शो किया। असल में तो ये सर्कुलर है, इसके दरमियान में सुराख होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं। तो ये सर्कुलर पार्ट है आई का, ये कलर्ड पार्ट है और इसको क्या कहते हैं, आयरस कहते हैं। इधर देखें ये सारा ऐसा जो कलर्ड आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आयरस है। कलर्ड पार्ट आई का क्या है, आयरस। ये शो किया हुआ जितना बाहर को आयरस है ये। और इसके अलावा सेंट्रल पार्ट क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल ये सेंटर में ओपनिंग होती है और ये जो सुराख होता है आयरस के अंदर, इस सुराख का साइज इस प्यूपिल ने इस आयरस ने कंट्रोल करना होता है। इस आयरस के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं। ये मैं आपको आगे दिखा देता हूं, आप इन मसल्स को पहले की वर्किंग को देख लें। ये बड़े आयरस के मसल्स को शो किया। ये जो सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में देख रहे हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और उसके अलावा ये जो मसल्स आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइंस में, ये इस फॉर्म में, ये क्या है, ये रेडियल मसल्स हैं। अब इन दोनों मसल्स की वर्किंग को देख लें। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त जो रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल वो रिलैक्स करते हैं। सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करें तो रेडियल मसल्स रिलैक्स करते हैं और प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस इसके उल्ट है कि जब सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं तो रेडियल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं और आई जो प्यूपिल है उसका साइज बड़ा हो जाता है। प्यूपिल जो कि आयरस के अंदर ओपनिंग है, इसका साइज आयरस के मसल्स कंट्रोल करते हैं। और बेटे मैंने आपको बताया है कि मसल्स 2 तरह के, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। आयरस के बाद नेक्स्ट जो है वो लेंस आ रहा है। ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है। इसके साथ ये सिलियरी मसल्स हैं। ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये इस लेंस की शेप को कंट्रोल करते हैं कि हमने करीब की चीज को देखना है तो ये लेंस जो है वो ज्यादा थिक हो जाता है और दूर की चीज को देखना है तो ये थिन हो जाता है। सिलियरी मसल जो है ये कंट्रैक्ट करेंगे तो लेंस थिक हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, हम करीब की चीज को इजीली देख सकते हैं। रेटिना के ऊपर वो फोकस होगा ऑब्जेक्ट जो भी देख रहे हैं। और अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ये जो मसल्स होते हैं सिलियरी मसल, ये रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस जो है वो थिन हो जाता है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है और अगेन उस ऑब्जेक्ट का जो दूर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसका रेटिना के ऊपर बनता है। हर सूरत में रेज है वो रेटिना के ऊपर फोकस हो तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आता है और ये इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। जैसा आपने पहले इमेज फॉर्मेशन में देखा है कि फोकल लेंथ से दूर डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज इन्वर्टेड बन रहा था। आंख के अंदर ये इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन ये जो ऑप्टिक नर्व है ये इसके सिग्नल्स को ये ले जाएगी ब्रेन की तरफ और ब्रेन के अंदर जब ये सिग्नल्स पहुंचेंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, वहां पे इमेज सीधा हो जाता है। बेटे फिर देख लें कि इधर से लाइट रेज आ रही है, कार्निया में से पास हो, यहाँ भी एक फ्लूइड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये फिर यहाँ भी फ्लूइड होता है लेंस और रेटिना के दरमियान, इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो इन फ्लूइड्स में से पास हो रहा है, फिर लेंस में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे वो फोकस होता है रेटिना के ऊपर, उसका इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो इन्वर्टेड होता है। तो इसके जो सिग्नल्स हैं, ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ ले जा रही है और ब्रेन में जाकर ये इमेज है वो सीधा हो जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं आयरस जो है उसका फंक्शन बताया, बिल्कुल जैसा कैमरा का डायाफ्राम होता है, आयरस बिल्कुल वही काम करता है।
वहां डायफ्राम भी तो जो है वो क्या होता है, उसके अंदर सुराख जो अपर्चर है, उस अपर्चर के साइज को कंट्रोल करता है डायफ्राम, और यहाँ पे जो आयरस है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है। अब साइज बड़ा कैसे होता है और छोटा कैसे होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो ये इमेज फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि ये फोकल पॉइंट शो के रेटिना के ऊपर, ये जो पोजीशन शो की है, यहाँ पे कौन सेल्स होते हैं, इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो कौन सेल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे इमेज जो बनता है बड़ा शार्प होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट आप देखें बेटे कि डिफरेंस क्या है आई में और कैमरा में। कैमरा के अंदर बेटे जो लेंस होता है इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। कैमरा के लेंस का जो साइज है वो नहीं चेंज हो सकता, सिर्फ वो आगे पीछे मूव हो सकता है। जबकि आई का जो लेंस होता है इसको आगे पीछे मूव नहीं किया जा सकता। इसमें जो सीलियरी मसल्स होते हैं लेंस के साथ जो अटैच होते हैं वो लेंस की शेप को चेंज करते हैं, उसको थिक कर सकते हैं या थिन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है और इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर हमें हासिल हो जाता है। देखिए जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो सीलियरी मसल जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और उस वक्त लेंस क्या होगा, थिन हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी और इमेज रेटिना के ऊपर बन जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी क्लोजर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, करीब पड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो मसल्स जो होते हैं यार, ये सीलियरी मसल्स वो थिक हो जाते हैं। सीलियरी मसल्स असल में कंट्रैक्ट करते हैं और कंट्रैक्ट करने, उनके कंट्रैक्ट होने से जो लेंस होता है वो थिकर हो जाएगा। जब लेंस थिक हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और अगेन आपको जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर हासिल हो जाता है, बजाय इसके कि वो आगे पीछे बने और इमेज दोबारा रेटिना के ऊपर बनता है। तो फर्क मैं बेटे दोबारा बता रहा हूँ, कैमरा की सूरत में लेंस आगे पीछे मूव कर सकते हैं इमेज अकोमोडेट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, जबकि आई के अंदर सीलियरी मसल्स जो है ये लेंस की शेप को चेंज करते हैं ताकि इमेज को अकोमोडेट किया जा सके रेटिना के ऊपर। आई के अंदर जो रेटिना होता है ये बिल्कुल कैमरा की जो सेंसिटिव फिल्म होती है उसके मुतबादिल होता है, उसकी जगह होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी आईज में डार्कनेस जो है वो कैसे उसकी एडजस्टमेंट होती है आंख के अंदर। जब हमारी आंख में डिम लाइट पड़ती है, हम कमरे में दाखिल हुए हैं, पहले हम बाहर थे, ब्राइट सनशाइन में थे, और हम कमरे में दाखिल हुए और डिमली सी लिट जगह है कमरे में, यानी कमरा जो है उसके अंदर रोशनी मध्यम सी है, तो हमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए हमें कुछ नजर नहीं आता। अब इसके रीजन में एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने आपको आई के अंदर बताया था कि आई के अंदर यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन इसका होता है, यहाँ आई के अंदर होते हैं दो किस्म के सेल्स, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। कोन्स और रॉड्स ये दो किस्म के सेल्स हैं। तो ये जो सेंट्रल रीजन होता है ना, यहाँ पे कोन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कोन सेल्स जो हैं, ये आपको बताया कि कोन सेल्स ये ब्राइट लाइट जो है उसको सेंस करते हैं, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। और जब तेज रोशनी में आप देखते हैं तो ये उस वक्त सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और काम कर रहे होते हैं। और इन सेल्स का क्या काम है, कलर्स को डिफरेंशिएट करना। आपको कलर्ड ऑब्जेक्ट है उसके डिफरेंट कलर्स वाज़ेह नजर आते हैं कोन सेल्स के जरिए। और जिस वक्त आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हैं तो ये जो कोन सेल्स होते हैं ये तो चूंकि सिर्फ ब्राइट लाइट में सेंसिटिव थे तो ये फौरन ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कोन सेल्स फौरन ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और आपके जो दूसरे सेल्स हैं जो रॉड्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे शो किया गया, ये देखिए रॉड टाइप सेल्स शो किए गए। तो जो रॉड टाइप सेल्स होते हैं ये डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये फौरन एक्टिवेट नहीं होते, ये इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों किस्म के सेल्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है, इसलिए इस वजह से आपको थोड़ी देर के लिए डार्कनेस नजर आती है, अंधेरा सा महसूस होता है। दोबारा बेटे सुन लें कि जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हैं, बाहर तेज रोशनी में पहले देख रहे थे, फिर कमरे में दाखिल हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि आपके जो कोन सेल्स हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। वो बाहर जब ब्राइट लाइट में थे तो वो एक्टिवेटेड थे,
और काम कर रहे थे, वो कलर्स को परसीव कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाज़े कलर आपको नजर आते हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आता है। लेकिन जब आप डिम लाइट में कमरे में आए हैं तो ये वाले जो कोन सेल्स हैं ये तो फौरन ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे, फौरन डार्क एरिया में वो क्या होंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जो आपके रॉड सेल्स हैं वो फौरन इमीडिएटली वो एक्टिवेट नहीं होते। तो लम्हा भर के लिए, कुछ देर के लिए क्या होगा कि दोनों किस्म के सेल्स आपके एक्टिवेट नहीं है, और यही वजह है कि आपको डार्कनेस फील होती है। अब चूंकि रॉड सेल जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है एक्टिवेट होने पे, लेकिन जब वो रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं कुछ देर के बाद, तो आपको जो है वो डार्कनेस के अंदर भी, यानी डिम लाइट जहां पे थी वहां भी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। उस डिम लाइट में भी आपको कुछ ना कुछ नजर आता है, लेकिन कलर्स परसीव नहीं हो सकते। डिम लाइट में देखिए जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट कलर्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि कौन सेल्स वहां पे एक्टिव नहीं है। ये सिर्फ डिम लाइट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे फिश है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम ऐसा होता है कि वो अपने लेंस को आगे पीछे मूव कर सकती हैं। जिस तरह के कैमरा के अंदर हम आगे पीछे मूव करके अकोमोडेट करते हैं ना इमेज को, तो इनकी आईज के अंदर जो लेंस होते हैं, लेंस जो होते हैं ये आगे पीछे मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिफेक्ट्स का बताया गया। आई के डिफेक्ट्स क्या हैं? दो किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं बेटे, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस और एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस किसको कहते हैं? अगर आपको करीब की चीजें वाज़ेह नजर आती हों और दूर की चीजें नजर नहीं आती क्लियरली, बल्कि ब्लर्ड यानी धुंधली नजर आती हैं, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब इस शॉर्ट साइटेडनेस की वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है कि आपका जो लेंस होता है उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है, आपका जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है साइज में, और जो आई लेंस है इसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है। जब थिकनेस ज्यादा होगी तो उसका बेटा रिजल्ट क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम की सूरत में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आने। अब इस डिफेक्ट को हम रिमूव कैसे करेंगे? हम कंकेव लेंस यूज करेंगे। ये बेटा देखें, डिफेक्ट की सूरत में क्या हुआ है कि दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस ये रेटिना पर नहीं पहुंची बल्कि यहाँ पहले ही फोकस हो गई। ये डायग्राम एक और करें, यहाँ पॉइंट लगाया, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो हमें तो इमेज तब नजर आना था जब रेटिना के ऊपर बनता, क्योंकि तभी ऑप्टिक नर्व उसको जो है सिग्नल्स को ले जाती ब्रेन तक और हमें पता चलता ऑब्जेक्ट के शेप का है। लेकिन वो रेस तो पहले ही फोकस हो गई। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ये रेस यहाँ फोकस होने के बजाय थोड़ा सा आगे फोकस हो, तो हमें उन रेस को डाइवर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये देखें कंकेव लेंस सूटेबल पावर का जो है हम यूज करेंगे। तो जब ये लेंस आपने यूज किया, ग्लासेस के अंदर ये लेंस यूज होगा, ये किनारों से थिक होता है, मोटा होता है, और दरमियान से पतला होता है। तो ये लेंस जो इसने क्या किया, रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया है, इतना डाइवर्ज किया है कि जब रेस अब इस लेंस में से पास हुई है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है और हमें इमेज क्लियर नजर आता है। तो बेटा इसीलिए इस लेंस की स्पेसिफिक पावर होती है, वो चेक करके यूज किया जाता है। और ये पावर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तो मेंशन नहीं हो कि पावर फाइंड कैसे होती है। आपको मैंने फोकल लेंथ का पहले बताया है। फोकल लेंथ, हर लेंस की जो पावर होती है वो उस लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपके लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट कर लो 5 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो 1/5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 मीन कि आपके लेंस की पावर क्या बनेगी, 0.2 होगी, 0.2 होगी। अगर वो लेंस कंकेव लेंस है तो ये पावर माइनस में होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना फोकल लेंथ माइनस में ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। तो 1/-5 होगा तो आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। और अगर ये कंकेव लेंस हम यूज कर रहे हैं, जैसा नेक्स्ट आप देखेंगे कि कंकेव लेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस डिफेक्ट को दूर करने में, लॉन्ग साइटेडनेस को रिमूव करने में, तो इसकी फोकल लेंथ चूंकि पॉजिटिव होती है तो 1/पॉजिटिव वैल्यू होगी, आंसर प्लस में आएगा। अगेन एक और एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर 2 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5। आपके लेंस की पावर होगी 0.5। आप कहेंगे मैंने 0.5 के जो है 0.5 पावर के लेंसेज यूज किए हैं। तो यूनिट इसका अगर याद रखना चाहें तो यूनिट होता है डाईऑप्टर, DIOPTRE, डाईऑप्टर। अच्छा बेटे दूसरा डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस की उल्ट है।
इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आपको नजर आते हैं, लेकिन करीब के ऑब्जेक्ट्स आपको ब्लर्ड यानी धुंधले नजर आते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? ये पहले की जो रीजन थी उनको उल्ट कर देना है आपने। इसमें लेंस आपका थिन हो जाता है या आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, आई बॉल छोटा होता है, जो लेंस है वो थिन होता है कि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि करीब का जो ऑब्जेक्ट है जब उसको आप देख रहे हैं, चूंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे जाकर बन रहा है बजाय रेटिना के ऊपर बनने के। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इमेज पीछे बने, रेस पहले फोकस हो, तो हमें रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज करना पड़ेगा, अंदर को मोड़ना पड़ेगा। तो सूटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे इसके लिए। ये लेंस रेस को पहले से थोड़ा सा मोड़ देगा, तो अब जब हमारे आई के लेंस में से ये रेस पास होंगी तो रेटिना के ऊपर फोकस होंगी और हमें वो ऑब्जेक्ट जो क्लियर नजर आएगा। इस केस को, ये बेटे जो लॉन्ग साइटेडनेस का केस है, इसको हाइपरोपिया भी कहते हैं। हाइपरोपिया, या आप टर्म कहीं लिखी हुई पड़ेगी हाइपरमेट्रोपिया, इसी का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों टर्म्स जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस के लिए हैं। और वैसे ही टर्म मायोपिया जो है, मायोपिया की जो टर्म है ये बेटे देखिए मेंशन है आपके यहाँ, ये शॉर्ट साइटेडनेस के लिए यूज होती है मायोपिया। और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए क्या है? हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। लास्ट में बेटे आपको लेंसेज का थोड़ा सा बताते हैं कि यूजेस क्या हैं। कॉमनली स्पेक्टिकल्स यानी हम ग्लासेस में यूज करते हैं इनको अपने विजन को करेक्ट करने के लिए। कन्वेक्स लेंसेज जो हैं ये कंकेव लेंसेज के निस्बत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लासेस में मसलन यूज होते हैं, ये इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए। मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, छोटी चीजों को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाइंग ग्लास का काम आप समझते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लोग इनको लाइक करते हैं। बजाय ग्लासेस पहनने के वो कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज करते हैं। क्या फीचर्स हैं इनकी? लाइट एंड वेट हैं, हल्के होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। ये नीचे देखें, जैसा आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं आईज में यूज करने वाले डिफरेंट कलर्स में शो किए गए हैं। तो स्पेशल लेंसेज जो हैं हाई क्वालिटी कैमरास के अंदर यूज होते हैं, टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं, बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं। किस पर्पस के लिए? जो इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इमेजेस की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने के लिए ये स्पेशल लेंसेज जो हैं वो यूज होते हैं। बट इट वाज now end of this lecture. We have finished this chapter 10. Now you can ask questions. जी बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? ठीक है, आप लेटर ऑन जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में। नाउ वी एंड दिस मीटिंग।